Good morning, students. Today we are going to study chapter 9 Financial Market. So, in that, we are going to study about the topic Instruments of Money Market. Okay, so let us study about the instruments of money market. The maturity period of money market is either 1 year or less than 1 year. यानी कि मनी मार्केट का मैच्योरिटी पीरियड कब तक है 1 year या उससे लेस. ओके, सो अंडरलाइन दैट. नाउ मनी मार्केट दो टाइप के आते हैं. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स दो टाइप के आते हैं मनी मार्केट में. एक तो सिक्योर्ड और दूसरा क्या है अनसिक्योर्ड. ठीक है, सिक्योर्ड यानी कि अगर आपने मतलब लोन लिया है, जैसे कि लोन है वो सिक्योर्ड है. ठीक है, आपको EMI भरना पड़ता है. और अनसिक्योर्ड मतलब अनसिक्योर्ड यानी कि जो चीज़ें जिसमें आपको गिरवी विरवी कुछ नहीं रखना पड़ता. ठीक है, अनसिक्योर यानी कि जो गिरवी नहीं रखते हो आप. अगर समझो आपने रीपे नहीं किया तो आपकी कुछ प्रॉपर्टी वो लोग ले लेंगे. ठीक है, बिना. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अनसिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. बोथ द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट. यानी कि दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड मनी मार्केट में इश्यू होते हैं. द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एज फॉलोज. नाउ देर आर 5 instruments of money market are as follows. First is treasury bills, second commercial paper, third certificate of deposit, and fourth commercial bills, fifth call money and notice money. Okay, so let us see one by one instrument in detail. First one is treasury bill. Treasury bill is a short-term financial instrument which is issued by RBI on behalf of the government. Underline this line, it is very important. Now treasury bill is a short-term financial instrument. यानी कि short term requirement है funds के, तो वो issue की जाती है through treasury bills. Now who issued this treasury bills? RBI यानी कि Reserve Bank of India. किसके behalf में? तो government के behalf में. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेजरी बिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट ऑल ओवर दी वर्ल्ड. यानी कि ये इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट मनी मार्केट में. गवर्नमेंट प्रोक्यूर्स बोरोड मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड थ्रू ट्रेजरी मार्केट ऑल ओवर दी वर्ल्ड. यानी गवर्नमेंट ऑब्टेन दिस बोरोड मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड थ्रू ट्रेजरी बिल. यानी कि ट्रेजरी बिल के थ्रू गवर्नमेंट अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है. ठीक है, it possesses a cash liquidity on the maturity date of treasury bills is either 91 days, 182 days and or 364 days. तो ये जो कैश जो कन्वर्ट करती है, ठीक है, आपको कैश चाहिए तो उसका मैच्योरिटी पीरियड कब तक है, या तो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज में आपको कैश मिल सकता है. ठीक है, ट्रेजरी बिल्स इज अ जीरो कूपन बॉन्ड. नाउ ट्रेजरी बिल्स इज अ जीरो कूपन बॉन्ड, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है. तो उसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला जाता है? बिकॉज इंटरेस्ट इज़ नॉट पेड ऑन इट. ट्रेजरी बिल में इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता. इट इज़ इशूड एट डिस्काउंट. यानी कि जब ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है ना, तो वो डिस्काउंट पे इशू किया जाता है. और रिडीम एट पार यानी कि जब आपको वापस पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं मैच्योरिटी डेट तक, आपको जो भी 90 डेज़ है, 180 डेज़ है, उसमें जब भी आपने इशू किया वो डिस्काउंट पे इशू किया. और जब आपको रिटर्न मिलते हैं ना पेमेंट, तो रिटर्न अमाउंट पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं आपको. समझ आया? यानी कि फेस वैल्यू जितनी थी ट्रेजरी बिल की, वो पूरे के पैसे आपको मिलते हैं. ठीक है, एंड ऑफ द मैच्योरिटी डेट. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. ट्रेजरी बिल ऑफ रुपीज़ इज़ 25,000. यानी कि ट्रेजरी बिल का अमाउंट क्या है? 25,000 यानी कि फेस वैल्यू. और आपको इशू करके डिस्काउंट में कितना दिया? 23,500. And the investor is paid the value at par, that is 25,000 on maturity date. यानी कि आपको पूरे इन्वेस्टर्स ने ये ट्रेजरी बिल खरीदा, ठीक है, तो उसको मिला डिस्काउंट करके 23,500 में ये बिल उसको पड़ा. ओके, और ओरिजिनल बिल कितने का था? 25,000 का. तो जब इन्वेस्टर्स को पूरे के पूरे मैच्योरिटी जब तक है तब तक उसको पूरे के पूरे पेमेंट वापस आपको कितने में मिलेगा? 25,000. यानी कि रेडीमेड पार, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू ये आपको ओरिजिनल मिल गई. ठीक है, दस द डिफरेंस बिटवीन दीज अमाउंट इज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स. इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे 25,000 माइनस 23,500, जो भी अमाउंट होगा वो
इन्वेस्टर्स के लिए एक बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मिला डिस्काउंट में और पूरे के पूरे पैसे आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा वो आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। ट्रेजरी बिल्स ऑल्सो नोन एज टी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम क्या है, टी बिल्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, ठीक है। तो ये होल पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसने ये इशू किया है, किसने में इशू करते हैं, उसका मैच्योरिटी पीरियड कब है, ठीक है। तो लेट अस सी द नेक्स्ट वन इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर। नाउ कमर्शियल पेपर बिकम मोर पॉपुलर एट द वर्ल्ड लेवल आफ्टर 1980. Reserve Bank of India issued commercial paper first time in January 1990. यानी कि RBI ने ये कमर्शियल पेपर पहली बार कब इशू किया था, जनवरी 1990. सो प्लीज अंडरलाइन दैट कमर्शियल पेपर इज अनसेक्योर्ड, कमर्शियल पेपर अनसेक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है और शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है, जैसे कि प्रॉमिसरी नोट होता है, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट में वो अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोक्यूर शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन अ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर रिक्वायरमेंट. It is issued by corporate institution having a high credit worthiness whose financial condition is strong. कि कौन इशू कर सकता है, जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन या तो कंपनी जिसकी क्रेडिट यानी कि उसका गुडविल बहुत अच्छा हो, ठीक है, स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि स्टेबल हो. अगर कंपनी कोई लॉस होती जा रही है तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन, क्रेडिट वर्दीनेस कम है, क्योंकि वो लोन टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाएगा. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसका क्रेडिट वर्दीनेस, गुडविल बहुत अच्छा हो, ठीक है, रेपुटेड हो. इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्यों है, क्योंकि आप दूसरे के नाम में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है. कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इश्यू कमर्शियल पेपर फॉर मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year. यानी कि कॉर्पोरेट जो भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो अपने कमर्शियल पेपर इशू कब तक करवा सकती है, 7 days के लिए या तो 1 year के लिए. सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन फॉर. इट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI. RBI ये रेगुलेट करती है, ठीक है, अंडर में होता है. इट इज़ इशूड फॉर 5 lakh और इट मल्टीपल्स एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में होता है, ठीक है. तो ये इशू किया जाता है 5 lakh. मिनिमम अमाउंट क्या होनी चाहिए, 5 lakh या तो 10 lakh. मल्टीपल, उसका मल्टीपल मतलब 5 lakh का मल्टीपल क्या होता है, 10 lakh. 10 lakh का मल्टीपल क्या होता है, ठीक है. तो ऐसे इशू किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंस पेपर. उसका कमर्शियल पेपर को फाइनेंस पेपर भी कहा जाता है, इंडस्ट्रियल पेपर भी कहा जाता है, या तो कॉर्पोरेट पेपर भी कहा जाता है. सो प्लीज़ अंडरलाइन दिस थिंग्स because it is asking exams. So let us see the third one, certificate of deposit. Certificate of deposit is also unsecured and negotiable instrument to the procure short term finance. अब आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए तीसरा इंस्ट्रूमेंट क्या आप यूज़ कर सकते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. वो भी अनसिक्योर्ड है और आप ये डिपॉजिट किसी के नाम पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो. शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इशू इट. कौन इशू कर सकता है, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि बैंक. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फिक्स टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट. यानी कि दोनों में डिफरेंस बहुत है, फिक्स डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नेगोशिएबल एंड कैन बी सोल्ड. ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नेगोशिएबल क्यों है, क्योंकि आप उसको बेच भी सकते हो और पैसे ले सकते हो, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो अपने पैसे. वेल, फिक्स टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट इज नॉट नेगोशिएबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड. फिक्स टर्म डिपॉजिट यानी कि ना आप उसको बेच सकते हो, ठीक है, इसलिए वो नेगोशिएबल नहीं है. शेड्यूल कमर्शियल बैंक आर फ्री टू इशू एज पर द रिक्वायर्ड विद इन द लिमिट ऑफ सम कंडीशन. ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो इशू कर सकती है, लेकिन जो लिमिट, जो कंडीशन है उस हिसाब से वो इशू करती है. अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम आप कितने अमाउंट से कर सकते हो, 1 lakh, ठीक है. तो प्राइस ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी मिनिमम 1 lakh. अगर आपका डिपॉजिट अकाउंट में 1 lakh है तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट वन है कमर्शियल बिल. नाउ कमर्शियल बिल्स का मतलब क्या देखते हैं. व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उधार पे,
अगर आपने गुड्स परचेज किए उधार पे, ठीक है, उधार पे आपने लिए हो। द ट्रेडर सेलिंग द गुड्स ड्रॉज अ कमर्शियल बिल ऑन द अदर ट्रेडर परचेजिंग द गुड। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, दो पर्सन होते हैं, बायर और सेलर। ठीक है, बायर ने परचेज किए गुड्स क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे उसने खरीदा सामान, ठीक है, बायर ने, और सेलर ने वो उधार में दिया भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कमर्शियल बिल किसके नाम पे पड़ेगा? वो बायर्स के नाम पे। कौन करेगा? सेलर। ये बिल किसके नाम पे डालेगा? बायर पे। ठीक है, क्योंकि पेमेंट कौन करने वाला है? बायर ही पे करेगा ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि द ट्रेडर सेलिंग द गुड्स, जो ट्रेडर यानी कि बिजनेस पर्सन हु सेल द गुड, ही विल ड्रॉ अ कमर्शियल बिल ऑन द अदर ट्रेडिंग परचेजिंग द गुड्स। जो खरीदने वाला पर्सन है उसके नाम पे ये बिल रखेगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हो? कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इज अ नेगोशिएबल अराइजेस आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट इन फुल। वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर रहता है, एक लेटर जैसा रहता है, वहाँ पे लिखा होता है कि ये पर्सन इतने अमाउंट इतने पीरियड में वो पे करेगा। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कमर्शियल बिल सच एज एक्सचेंज बिल, हंडी बिल, इनलैंड बिल, डिमांड, फॉरेन बिल। तो ये कमर्शियल बिल्स के टाइप्स है, जैसे कि एक्सचेंज, हुंडी बिल, इनलैंड, डिमांड और फॉरेन बिल। प्लीज अंडरलाइन दैट। व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय द सेलर ऑन बाय, यानी कि ये बिल किसके नाम पे, सेलर ने किसके नाम पे डाला? बायर के नाम पे। सेलर ने ये बिल किसके नाम पे डाला? बायर पे। सो दिस बिल्स बिकम कॉल्ड ट्रेड बिल। उसको क्या बोलते हो? ट्रेड बिल। एंड व्हेन दिस बिल एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, यही बिल अगर कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करती है तो उसको क्या बोला जाता है? कमर्शियल बिल। सो प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। तो ये एक बात समझ लो, व्हेन अ बिल इज ड्रॉन सेलर ऑन बायर, दिस बिल विल बिकम ट्रेड बिल। दिस बिल इज डिस्काउंटेड बाय कमर्शियल बैंक डिडक्टिंग डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कट के आपको ये बिल इशू किया जाता है। If the bank requires money, it can rediscount it with the financial institution. Generally, commercial bill are period of 30, 60 and 90 days. का मैच्योर पीरियड कब तक है? 30, 60, 90 डेज। ओके, और नेगोशिएबल इसलिए कि अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैं सेलर पर्सन हूँ, सामने वाला बायर पर्सन है, मुझसे बायर ने परचेज किया, मैंने उधार में दे दिया, ठीक है, अब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, उधार में दिया यानी कि उसने पैसे अभी तक मुझे दिए नहीं। किसने नहीं दिए? बायर ने। तो मैं क्या करूँगी? बैंक के पास एक कमर्शियल बिल लेके जाऊँगी और बैंक मुझे वो अमाउंट डिस्काउंट यानी कि कुछ कमीशन काट के मुझे अपना अमाउंट दे देगी जितना मुझे रिक्वायरमेंट है। फिर अगर बैंक को ज़रूरत पड़ी तो बैंक क्या करेगी? वो बायर के पास से पेमेंट करवाएगी। समझ में आया? मुझसे नहीं मांगेगी, वो डायरेक्टली किसके पास मांगेगी? बायर के पास, क्योंकि मुझे तो अपने पैसे मिल गए। नेक्स्ट है कॉल मनी एंड नोटिस मनी। Commercial bank have to maintain a minimum cash balance as per the rules and regulations of RBI, which is called cash reserve. अब जितनी भी बैंक्स है, एक्सिस बैंक जो भी है, SBI है, ठीक है, HDFC है, तो हमेशा जो भी बैंक है तो अकॉर्डिंग टू अगर RBI के रूल्स और रेगुलेशन देखने जाओ तो हमेशा उसके पास मिनिमम कैश बैलेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम ATM में पैसे निकालना चाहते तो अमाउंट होना चाहिए ना, तभी हमको बैंक देगी ना। तो बैंक के पास पैसे होंगे तब भी वो हमें प्रोवाइड कर सकती है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल मनी और नोटिस मनी का मतलब क्या है? अगर वन बैंक बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करती है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, उसको क्या बोलते हो? कॉल मनी। ऑल द बैंक हैव टू मेंटेन अ कैश रिजर्व। हर एक बैंक के पास कुछ ना मिनिमम कैश होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर दिस रीज़न कॉल मनी मार्केट बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट इंक्लूड्स कॉल मनी एंड नोटिस मनी। कॉल मनी दो टाइप है, कॉल मनी और नोटिस मनी। नो मॉर्गेज इज टू बी गिवन फॉर कॉल मनी एंड नोटिस मनी। कोई मॉर्गेज यानी कि नो प्रॉपर्टी या तो कुछ भी आपको रखने की ज़रूरत नहीं है गिरवी, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखते हैं कॉल मनी क्या है। व्हेन मनी इज बोरोड और लैंड फॉर वन डे इज कॉल्ड कॉल मनी ट्रांजेक्शन वन डे, यानी कि एक दिन के लिए
एक बैंक, सपोज HDFC बैंक और एक्सिस बैंक है, ठीक है। HDFC को कुछ टाइम के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, 1 डे के लिए एक्सिस बैंक के पास पैसे बोरो कर लेगी, ठीक है। और ये एक्सिस बनी लैंड भी करेगी, किसको, HDFC को दे देगी 1 डे के लिए। तो उसने उसको मॉर्गेज के रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके पास कैश है नहीं, तो क्या करेगी, दूसरी बैंक के पास ले लेगी, बोरो कर लेगी, ठीक है। मोस्टली बैंक आर द पार्टिसिपेशन ऑफ कॉल मनी, सो इट इज कॉल्ड इंटर बैंक मनी मार्केट। उसका दूसरा नाम क्या है, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी का दूसरा नाम क्या है, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। ओके, अंडरलाइन दैट। तो ये अंडरलाइन करना कि व्हेन मनी इज बोरोड फॉर 1 डे और लैंड फॉर 1 डे इज कॉल्ड कॉल मनी। All the commercial bank have to maintain a cash reserve ratio as per the rules and regulations according to RBI. RBI के हिसाब से हर एक कमर्शियल बैंक के पास एक कैश रिजर्व रेशियो होना चाहिए, कि मिनिमम कैश होना चाहिए उनके पास, ताकि पब्लिक को जब ज़रूरत पड़े वो आप दे सको। So the bank having a shortage of cash borrows money from the other bank has excess of cash. In short, loan of 1 day is called money. यानी कि अगर एक बैंक को शॉर्टेज हुआ, कम पड़ गए, पैसे नहीं है, तो दूसरी बैंक के पास बोरो कर सकती है कैश, उसको क्या बोलते हो आप, कॉल मनी। समझ में आया। नोटिस मनी किसको बोला जाता है, यहाँ पे दिया, व्हेन मनी इज बोरोड और लैंड फॉर 2 to 14 days इज कॉल्ड नोटिस मनी। मनी जब कोई एक बैंक दूसरी बैंक के पास से बोरो करती है 14 डेज के लिए, सिर्फ 14 दिन के लिए, उसको क्या बोलते हो आप, नोटिस मनी। पहले कॉल मनी में 1 डे के लिए उसने बोरो किया, आज एक दिन के लिए, ठीक है। जब उसके पास पैसे आ जाएगा तो वो वापस वो बैंक को दे देगी। वैसी चीज़ें नोटिस मनी में क्या होता है, 14 दिन 2 to 14 डेज के लिए जब आप बोरो करते हो या लैंड करते हो, मनी देते हो या तो लेते हो, ठीक है। बोरो यानी कि लेना और लैंड मतलब देना, उसको क्या बोलते हो आप, 2 to 14 डेज, यानी कि कब तक, 2 to 14 डेज कॉल्ड नोटिस मनी। सो एक कॉल मनी, नोटिस मनी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, प्लीज रीड इट केयरफुली, ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, so you will understand about this. Thank you.